जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे एक छोटा सा लेक्चर बच्चों के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मैं जूम मीटिंग में। व्हाट्सएप में कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये 2-3 कंसेप्ट हैं, इनको जरा क्विकली रिवाइज करवा दीजिए। एक डाटा एनालिटिक्स की एग्जांपल्स, ये क्लास में बच्चों ने कहा था। हमारी जो रिवीन क्लास थी इसमें बस चेक डिजिट्स का कंसेप्ट और फ्रेमवर्क, ये 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। 15 मिनट के अंदर लेक्चर को मैंने खत्म करना है। पूरी अटेंशन दीजिएगा मुझे ताकि हम इसको 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें। सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको सिखाना है, बेसिकली डिस्कस करना है, रिवाइज करवाना है, वो है डाटा एनालिटिक्स टूल्स। क्योंकि ये आईटी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा स्टूडेंट को ट्रिकी लगा होगा ये। इसका बहुत ही आसान, देखिए आईकैप ने कैसे एक्सप्लेन किया है। आईकैप ने एक्सप्लेन किया है, पहले टूल बताया है, फिर उसके बाद उसकी जो उसका पर्पस बताया या कैटेगराइजेशन बताई है। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है ताकि समझने में आसानी हो। हमने पहले कैटेगराइज किया इसको बाय पर्पस, कि किस पर्पस के लिए कौन कौन से टूल सिखाए जाते हैं। यानी टूल से स्टार्ट करके पर्पस में नहीं गए, बल्कि पर्पस से स्टार्ट करके टूल्स तक गए हैं। आईकैप आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है अगर टेस्ट करें, वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको आईकैप कोई भी क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है। अगर आईकैप टेस्ट करे तो आपने कैसे टेस्ट कर सकता है। नंबर 1, वो आपसे कोई टूल खुद से देगा और कहेगा बताओ ये टूल ऑडिट में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो आपको कोई पर्पस बता देगा कि ये पर्पस आप ये काम करना चाहते हैं, बताइए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। यानी पर्पस टू टूल भी जा सकता है और टूल टू पर्पस भी जा सकता है। बहुत आसान, आपने पहले देखना, ये मैं पर्पस बताऊंगा आपको, फिर बताऊंगा उस पर्पस के लिए कौन से टूल इस्तेमाल हो सकते हैं। पर्पस और टूल। अगर आपसे कोई टूल्स के बारे में पूछे बताओ एसीएल क्या है, आपने चुप करके ये सब कुछ इसमें लिख देना है। पहली कैटेगरी क्या है, यानी हम समझने क्या जा रहे हैं। देखिए समझने जा रहे हैं हम आईटी से रिलेटेड कौन से टूल्स हैं जो ऑडिट में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या समझने जा रहे हैं, आईटी से रिलेटेड कौन से टूल्स हैं जो ऑडिट में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो पर्पस पे डिपेंड करता है, किसी पर्पस के लिए डिफरेंट टूल होगा, किसी पर्पस के लिए डिफरेंट टूल होगा, सिंपल। अगर हमारा पर्पस है ऑडिट स्पेसिफिक एनालिटिक्स परफॉर्म करना, यानी ये वो टूल्स हैं जो खास तौर पे दुनिया में आए ही ऑडिटर के लिए। बाकी के जितने भी टूल्स हैं ना, वो ऑडिट के अलावा दूसरे प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हैं, वो जनरल नेचर के हैं। वो आईटी एक्सपर्ट भी यूज कर सकते हैं, इंजीनियर भी यूज कर सकते हैं, डॉक्टर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो टूल्स हैं ये स्पेसिफिकली बने ही ऑडिटर्स के लिए थे। और ये क्या करते थे, इनका सिर्फ एक काम है, क्या कि जो 100% पॉपुलेशन, आपको पता है ऑडिटर सैंपल बेस पे काम करता है, लेकिन ये टूल एक खास काम करते हैं, ये 100% टेस्टिंग को पॉसिबल कर देते हैं। कौन कौन से टूल्स है, एसीएल, आइडिया, जिसका अल्टरनेट समझिए नेम केसवेयर भी है। ये क्या करते हैं, इनका एक पर्पस है। कैटेगरी कौन सी है, वो टूल जो स्पेसिफिकली ऑडिटर के लिए बनाए गए हों। ठीक है, इनका पर्पस क्या है, ये होल टेस्ट होल पॉपुलेशन, ये सैंपल की बजाय सारी की सारी पॉपुलेशन को टेस्ट करना। यानी डाटा के अंदर आपके 10,000 ट्रांजैक्शन भी है, ये सारी ट्रांजैक्शन को टेस्ट करना पॉसिबल कर देते। जैसे सेल्स के अंदर 50,000 ट्रांजैक्शन है, हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कोई ट्रांजैक्शन ऐसा तो नहीं जो 2 दफा रिकॉर्ड हो गई हो। अब ये 2 दफा कोई पूरे सेल्स के पूरे साल के ट्रांजैक्शन में कोई ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट तो नहीं होगी। ये जब तक आप सारी टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चल सकता। सैंपल बेस पे पता चलाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमारा आइडिया स्पेसिफिक एनालिटिक्स टूल्स इस्तेमाल हुए, एसीएल या आइडिया 100% टेस्टिंग। या अगर फर्ज कीजिए गुड डिस्पैच नोट आ रहे हैं तो उसमें से कोई मिसिंग तो नहीं है, एम्प्लॉयज की लिस्ट है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस होने से रह तो नहीं गई। यानी ट्रांजैक्शन, लाखों ट्रांजैक्शन में से कोई ट्रांजैक्शन स्किप हो गई हो वो आइडेंटिफाई हो जाता है, लाखों ट्रांजैक्शन में कोई ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट हो गई हो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। किन टूल से, ऐसे टूल से जो स्पेसिफिकली आइडिया के लिए बने हैं, यानी एसीएल और आइडिया। अब अगर आपसे पूछे आपने मिट्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा आईटी टूल यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, एसीएल और आइडिया, ये दोनों एग्जांपल दीजिए। और अगर आपसे पूछे आइडिया किस काम आता है, ये लिख दीजिए। अगर आपसे पूछे एसीएल किस काम आता है, एग्जैक्टली यही लिखे। ठीक है, ये दोनों एक पर्पस के लिए है। आप हैरान हो रहे हो सर एक पर्पस के लिए क्यों हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते। मैं आपसे पूछूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जो गूगल शीट है, क्या पर्पस, सेम पर्पस है इनका। एक ही कंपनी कोई हो रहा है, दूसरे की कंपनी कोई हो रहा है, यही फर्क है। आगे एक दो जगह पे और ऐसा फर्क आएगा। डन। दूसरी कैटेगरी हमारे आईटी टूल्स की ऐसी है जो हमारे काम को, रूटीन नेचर के काम को ऑटोमेट करते हैं, ये ऑटोमेशन टूल्स है। ये कौन से वाले आईटी टूल्स हैं, ये वाले आईटी टूल कौन से थे जो 100% टेस्टिंग को पॉसिबल करते थे। ये वाले आईटी टूल कौन से हैं जो रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन को ऑटोमेट करते हैं। क्या ऑडिटर कोई ऐसे काम करता है जो उसे रूटीन में बार बार करने हो, बिल्कुल करता है। जैसे रिकंसिलिएशन को चेक करना फॉर एग्जांपल, वो हर मंथ पे रिकंसिलिएशन बनती है, हर मंथ पे ऑडिटर चेक कर सकता है। ठीक है,
इस तरह बात का रूटीन नेचर में कुछ रिपोर्ट्स है उनका एनालिसिस फॉर एग्जांपल करना होता है। तो ऑटोमेशन क्या करती है, ये आपका रिपीटेड नेचर का जो आपने डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करना होता है, बार 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 वो काम करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, रूटीन नेचर के काम से ऑडिटर की जान छूट जाती है और जजमेंटल नेचर के काम पे ऑडिटर फोकस कर रहा होता है। ये दूसरी कैटेगरी कौन सी है, ऑटोमेशन टूल्स की। ऑटोमेशन टूल्स में हमारे कौन कौन सी एग्जांपल है, सेलेनियम एग्जांपल है, एक्सेल मैक्रोस है और आरपी है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे यूआई पाथ भी कह सकते हैं। अब इनमें क्या फर्क है, सेलेनियम में अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या चीज है, सेलेनियम, एक्सेल मैक्रोस और आरपीएम में कॉमन क्या चीज है, ये सारे के सारे ऑटोमेशन करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। सेलेनियम क्या करता है, ये वेब ब्राउजर को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी इसका खास तौर पे काम है वेबसाइट या एप्लीकेशन को टेस्ट करना। जैसे हमारा क्लाइंट है, उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, हम चेक करना चाहते हैं कि जब भी ऑर्डर प्रोसेस होता है कोई ऑनलाइन, क्या वो सही तौर पे सिस्टम में रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले इन्वेंट्री का मौजूद होना जरूरी है, ये चेक किया जाता है। ठीक है, क्या उसके बाद जो कस्टमर है उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर उसके बाद क्या रेलिवेंट पार्टीज जो कंपनी के अंदर है उन तक उसकी कॉपी सेंड हो रही है, वगैरह वगैरह। यानी जो कंपनी एप्स के जरिए से, वेबसाइट के जरिए से काम कर रही है, उनके ऐप और वेबसाइट की वर्किंग को चेक करने के लिए कौन सा टूल है, सेलेनियम टूल्स। एक दफा यूज करें, आप उसको इंस्टॉल करें, उसके बाद क्लिक करें। आप हर हफ्ते अगर वीकेंड पे वर्किंग चेक करना चाहते हैं वेबसाइट या ऐप की, कर सकते हैं। ये काम अब ये चूंकि ऑडिटर के लिए टूल नहीं है, ये कंपनी खुद भी कर सकती है कि भैया मेरी ऐप सही चल रही है कि नहीं चल रही, ये ऑडिटर भी कर सकता है, क्योंकि ये बाकी के जितने भी टूल्स हैं ये सबके लिए ओपन है, ये सिर्फ ऑडिटर स्पेसिफिक है। तो ये ऑटोमेशन सेलेनियम, ये किस लिए, ये कौन सा काम ऑटोमेट करते हैं, वेबसाइट और ऐप का काम। फिर इसका दूसरा एक्सेल मैक्रोस। एक्सेल मैक्रोस क्या करते हैं, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया आपको अंदाजा होगा कि मैक्रोस क्या होते हैं, कि ऑटोमेशन के लिए, एआई से पहले जो ऑटोमेशन होती थी ना, एआई से पहले ऑटोमेशन, उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स होते थे। एक्सेल में ऑटोमेशन के लिए मैक्रोस को इस्तेमाल किया जाता था, वीबीए भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी वीबीए से रिकॉर्डेड स्टेप्स इनसाइड एक्सेल दैट रिपीट अ टास्क एट वन क्लिक। आप क्लिक करते थे, पहले एक मैक्रो बना देते थे आप कि भैया मैं जब भी तेरे को क्लिक करूं तूने जाना है इस जगह पे, इस फाइल को जाके ओपन करना है, फॉर एग्जांपल छोटा सा टास्क है। क्लिक करते थे, ऑटोमेटिकली वो फाइल ओपन हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेशन है, लेकिन ये ऑटोमेशन है स्पेसिफिकली एक्सेल के लिए, एक्सेल के लिए यानी माइक्रोसॉफ्ट में। फिर उसके बाद आरपीए, ये भी ऑटोमेशन है। याद रखें ये एक्सेल मैक्रोस है, बच्चा समझ ले, इसका एक स्पेसिफिक, ये भी ऑटोमेशन है, ये भी ऑटोमेशन है। ये तो वेबसाइट या ऐप की ऑटोमेशन है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेशन है। इसका ताल्लुक, इन दोनों का ताल्लुक वेबसाइट या ऐप से नहीं है। लेकिन ये ऑटोमेशन है जो सिर्फ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, स्पेसिफिकली इसका फोकस किसका है, एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन करना। ये आपकी हर फाइल की ऑटोमेशन हो सकती है इसमें, हर एक्टिविटी। आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये मोस्ट कंप्रीहेंसिव है। यू समझ लीजिए ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है सिर्फ एक्सेल की हद तक। ये हर फाइल फॉर्मेट, हर फोल्डर में ऑटोमेशन कर सकते हैं, हर एक्टिविटी की ऑटोमेशन कर सकते हैं इसमें, पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, कि भाई जब मैं क्लिक करूं आप ये फाइल को ओपन कीजिएगा, उसमें से ये इंफॉर्मेशन उठाइएगा, उसको इधर आपने पेस्ट करना है, उसकी समरी बनानी है, समरी फिर इस जगह पे पेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। इसमें टाइप ऑफ एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसका जो स्कोप है वो भी कंप्रीहेंसिव है। तो फर्क समझ आ रहा है। ऑटोमेशन कैटेगरी में जो सॉफ्टवेयर है इनमें कॉमन चीज क्या है, ये रेपिटेटिव नेचर के टास्क ऑटोमेट करते हैं ताकि ऑडिटर जजमेंटल एरिया पे फोकस कर सके। अब कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाएगा डिपेंड करता है पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस है एक्सेल में डाटा है, उसके ऊपर ऑटोमेशन परफॉर्म करनी है, सबसे बेहतरीन टूल क्या है, एक्सेल। अगर आप देखना चाहते हैं ऑटोमेशन के जरिए से कि आपकी वेबसाइट, आपकी ऐप ठीक वर्क कर रही है कि नहीं, पीरियडिकली हर थोड़े दिनों के बाद टेस्टिंग करना चाहते हैं, कौन सा टूल बेहतर है, सेलेनियम। और अगर आप जनरल नेचर की ऑटोमेशन चाहते हैं, एक्सेल स्पेसिफिक नहीं, हर तरह की, आप कहते हो भैया ऐसा है कि हर वीकेंड के ऊपर जो नया आर्टिकल आया इस वेबसाइट के ऊपर ये डाउनलोड हो जाए, इसकी समरी बन जाए और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसके बाद मुझे ईमेल कर दी जाए, ये सारा काम ऑटोमेट करना चाहते हैं, इसके लिए कौन सा टूल है,
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये थे ऑटोमेशन के टूल। दो कैटेगरीज क्लियर हो गई। पहली कैटेगरी कौन सी? आर्टर स्पेसिफिक, वो कौन कौन से थे? ACL और आइडिया। दूसरी कौन सी? ऑटोमेशन। कौन से टूल? सेलेनियम, एक्सेल मैक्रोज और RP। आगे चलते आगे। जनरल डाटा टूल। जनरल डाटा टूल्स कौन से हैं? ये ऐसे टूल्स है जो देखें वो वाले, ये भी डाटा टूल है, ये भी डाटा टूल है, ये भी डाटा के ऊपर ही प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा के ऊपर। लेकिन ये कौन सा? ये खास तौर पे ऑडिटर के लिए बने हैं टूल्स, जो कि फुल 100% टेस्टिंग को पॉसिबल बनाते हैं। तो क्या कोई ऐसे टूल्स भी हैं जो जनरल नेचर के हों? ठीक है, जो ऑडिटर भी यूज कर सकता हो और दूसरे लोग भी यूज करते हो? यस है ना, क्यों नहीं है? वो कौन से टूल्स हैं? वो टूल्स हैं SQL क्वेरीज, पाइथन। ये बहुत सी तरह का डाटा उसको प्रोसेस कर सकते हैं वेरियस वेज में। ऑल पर्पस टूल्स टू गेट द डाटा आउट एंड देन एनालाइज इट। ये दो काम करते हैं। आपके किसी सोर्स से डाटा एक्सट्रैक्ट भी करते हैं और उसको एनालाइज भी करते हैं। डाटा एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, जनरल टूल है ना। वो पहले वाले टूल जो ऑडिटर के थे वो गिवन डाटा को एनालाइज करते थे। ये जनरल नेचर के है ये भी डाटा एनालिटिक्स, सिमिलैरिटी इनमें ये है, ठीक है ये। लेकिन ये क्या करते हैं? डाटा को एक्सट्रैक्ट भी करेंगे और उसको प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। ये एक्सेल की निस्बत, यानी जो यूं समझ लीजिए जो आपने ऊपर डाटा बड़ा, उसकी निस्बत ज्यादा डाटा को हैंडल करते हैं। इसमें क्या दो एग्जांपल है, SQL क्वेरीज और पाइथन। ऑडिटर स्पेसिफिक टूल्स कौन कौन से हैं? डाटा एनालिसिस के लिए ऑडिटर स्पेसिफिक टूल्स कौन से हैं? ACL और आइडिया। ये हैं हमारे स्पेसिफिक ऑडिटर के लिए। और जनरल डाटा टूल्स कौन से हैं जनरल डाटा एनालिसिस के लिए? वो कौन से हैं? वो है SQL क्वेरीज, पाइथन। ये क्या करते हैं? वो सिर्फ डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट भी करेंगे किसी डाटाबेस में से और फिर उसको एनालाइज भी करेंगे। इसमें है SQL क्वेरीज और ये है पाइथन। यूं समझ लीजिए जैसे हमने SQL क्वेरीज होती है स्ट्रक्चर्ड डाटा, अगर कहीं पे हो ना स्ट्रक्चर्ड डाटा, SQL आपने अगर DSR पढ़ा है तो उसमें आपने टर्म पढ़ी होगी स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड है, यानी स्ट्रक्चर का मतलब टेबल्स की फॉर्म में है, नीट एंड क्लीन है। आपने जैसे आपके पास सेल्स मौजूद है, हर ब्रांच की सेल मौजूद है तरतीब से, आपने उनमें से वो ब्रांचेज एक्सट्रैक्ट करनी है जिनकी हाईएस्ट सेल है, तो ये स्ट्रक्चर डाटा, इसके लिए SQL क्वेरीज। लेकिन अगर आपका डाटा रफ फॉर्म में है, मिक्स है, आपने उसको नीट एंड क्लीन भी करना है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, उसके लिए पाइथन यूज होता है, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज है, इसके अंदर लाइब्रेरीज है। यूं समझ लीजिए कि ये बड़ा सॉफ्टवेयर है पाइथन, ये इसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है, पांडास, नमपाई ये पाइथन की एब्रिविएशन है, और NUM का मतलब है नंबर, यानी पाइथन में नंबर का एनालिसिस करना। पांडास टेबुलेशन के लिए यूज होते हैं, टेबल बनाने के लिए, ठीक है। पांडास हैंडल्स टेबल्स और नमपाई डज द मैथ, यानी मैथमेटिकल वर्क नमपाई यूज करेगा और जो टेबल वाला काम है वो पांडा यूज करेगा। ये इन दोनों में फर्क क्या है? SQL होता है स्ट्रक्चर डाटा को एनालाइज करने के लिए, पाइथन यूज होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है जी। और जनरल डाटा टूल्स और ऑडिटर एनालिटिक्स डाटा टूल्स, ऑडिटर स्पेसिफिक एनालिटिक्स, इनमें क्या फर्क है? ये जनरल पर्पस के लिए बने हैं जनरल, और ये स्पेसिफिकली ऑडिटर्स के लिए बने हैं। फिर प्रेजेंटेशन टूल, प्रेजेंटेशन टूल बहुत आसान, प्रेजेंटेशन टूल का एक ही पर्पस, ये कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, ये कोई इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन से आप खुद सामने रख के तो फिर उसमें से कोई इश्यूज आइडेंटिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन को ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट करना, ये प्रेजेंटेशन टूल का काम है। These do not test anything, they show result। जैसे मंथ वाइज सेल को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मंथ वाइज सेल को उसमें से ये नहीं करेंगे कि वेरीफाई करें, नहीं, क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। इनमें कौन कौन से टूल्स है? पावर BI और टैब्लू।
दोनों का मकसद यूं समझ लीजिए, ये आपके नंबर्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन क्या करेगा, डैशबोर्ड एंड विजुअल, आपके डाटा को, स्प्रेडशीट डाटा को या दूसरे डाटा को, जो टेबल जो एक्सेल फॉर्म में डाटा है उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। एक्सेल वाले डाटा को क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे वो आपने देखा होगा क्रिकेट टीम्स का स्कोर होता है, एक होता है बॉलर आता है तो उसके सारे स्टैटिस्टिक्स शेयर करवाते हैं, वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। लेकिन फिर उसके बाद बाज़ इन्फॉर्मेशन वो ग्राफ की शक्ल में भी देते हैं, भाई टीम का, इस टीम का ये 40 ओवर के बाद ये स्कोर था और इस दूसरी टीम का 40 ओवर के बाद ये स्कोर था, वो ट्रेंड दिखाते हैं ना, ट्रेंड लाइन। वो कौन सा टूल यूज कर रहे हैं भला, प्रेजेंटेशन टूल्स। इन दोनों फर्क है पावर बीआई और टैब्लो में, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है और ये अलग से एक कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर है। बाकी दोनों सॉफ्टवेयर का काम क्या है, प्रेजेंटेशन। तो अभी तक कितने हमने टूल्स, आईटी टूल्स पढ़े हैं जो कि ऑडिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो टूल जो खास तौर पे उनके लिए बने हैं, वो कौन से हैं, ऑडिटर्स, एसीएल और आइडिया। दूसरे वो टूल्स जो, वो भी डाटा एनालिटिक्स वाला ही काम करते हैं लेकिन वो जनरल है। वो कौन कौन से टूल्स हैं जो जनरल है, वो एसक्यूएल और पाइथन। एसक्यूएल किस पर्पस के लिए यूज होता है, डाटा स्ट्रक्चर्ड हो। पाइथन जब डाटा अनस्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो तो हमने उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग भी करनी है। टेबल फॉर्म में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए पैंडास यूज होते हैं, टेबुलेशन, और फिर उसके बाद उनके ऊपर मैथमेटिकल वर्क, एनालिसिस, फार्मूला अप्लाई करने के लिए नमपाई। क्लियर? एक हो गया डाटा ऑडिटर के स्पेसिफिक टूल्स, दूसरे हो गए जनरल डाटा टूल्स। तीसरी कैटेगरी दरमियान वाली, वो कौन सी थी वाला, दरमियान वाली कैटेगरी वो थी हमारे ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन में सेलेनियम, एक्सेल, मैक्रोस, आरपी में क्या फर्क था, क्विकली बताएं जल्दी से, रिवीजन हो जाता के साथ ही। सेलेनियम किस लिए था, एप्लीकेशन और वेबसाइट्स की टेस्टिंग के लिए। एक्सेल, मैक्रोस किस लिए था, एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन के लिए। और आरपीए किस लिए था, ओवरऑल हर किस्म के टास्क की ऑटोमेशन के लिए। चलिए लास्ट कैटेगरी कौन सी है, लॉग्स एंड आईटी सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये एक कंट्रोल्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ये देखने के लिए कि आपका आईटी सिस्टम सिक्योर है कि नहीं, किस लिए, सिक्योर है कि नहीं। अच्छा, दो चीजें हैं, नंबर 1 वेबसाइट सही चल रही है कि नहीं, ये अलग टास्क है। नंबर 2 वेबसाइट सिक्योर्ड है कि नहीं, ये अलग टास्क है। समझ रहे कि नहीं, मोटरसाइकिल ठीक चल रही है कि नहीं, अलग कंसेप्ट है। भाई मोटरसाइकिल पे सवारी करना सिक्योर्ड है कि नहीं, ये अलग कंसेप्ट है। वेबसाइट एप्लीकेशन ठीक चल रही है कि नहीं, इसके लिए कौन सा टूल है, अगर हमने ये चेक करना हो, इसके लिए कौन सा टूल है, सेलेनियम। किधर गया ये सेलेनियम। और वेबसाइट के कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं, इसके लिए कौन सा है, ये लॉग्स है, स्प्लंक। स्प्लंक है इसका साइबर सिक्योरिटी टूल। स्प्लंक ये बताएगा हमें कि क्या कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं। जैसे फर्स्ट कीजिए, अगर हमें पता चले भैया इनकी एप्लीकेशन ऐसी है, कोई भी पासवर्ड डाल दो एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी कंट्रोल्स वीक है। ये स्प्लिंक हमें ये बताएगा। तो ये हमारी कैटेगरीज हो गई डाटा एनालिटिक्स की, डन। क्विकली रिवीजन करते हैं जल्दी से। मुझे बताइए सबसे पहले 5 कैटेगरीज ऑफ आईटी टूल्स कौन सी हैं, कौन सी हैं, ऑडिटर स्पेसिफिक टूल्स, जनरल डाटा टूल्स, फिर उसके बाद ऑटोमेशन टूल्स, प्रेजेंटेशन टूल्स और सिक्योरिटी टूल्स। सिक्योरिटी टूल्स की क्या एग्जांपल है, स्प्लिंक। ये क्या करते हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी में कंट्रोल्स है, जैसे एक्सेस कंट्रोल्स, उनको टेस्ट करती है कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। ठीक है, जैसे आप पासवर्ड डालते हैं तो बाद कहते हैं ना पासवर्ड वीक है सर जी, दोबारा डाल, नया पासवर्ड, स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, वो सिक्योरिटी टूल है स्प्लिंक। ऑटोमेशन टूल्स क्या करते हैं, वर्क को ऑटोमेट करते हैं। उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारी जो यूज कर सकते हैं हम, सेलेनियम और इसके अलावा वीबीए और शाबाश आरपीए। इनका स्कोप पता है, सेलेनियम का स्कोप क्या है, ऐप या वेबसाइट, एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन करनी है डाटा के अंदर, और आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये जनरल हर तरह की ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। और जनरल डाटा एनालिटिक्स में एसक्यूएल क्वेरीज स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए एनालिसिस करने के लिए, और पाइथन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए।
पाइथन का काम इससे ज्यादा है क्योंकि इसको ऑलरेडी स्ट्रक्चर डाटा मिलता है। पाइथन डाटा को क्लीन भी करता है, मैसी डाटा को, और फिर इसके बाद स्ट्रक्चर डाटा में कन्वर्ट करता है। कुछ कुछ समझ आया आपको? बस ये थे हमारे डाटा एनालिटिक्स टूल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ जल्दी से, वो है चेक डिजिट। चेक डिजिट क्या है? चेक डिजिट है, ये आपको याद होगा आईटी में हमने पढ़ा था, इनपुट कंट्रोल में है कि हम आपको याद होगा क्लास में मैंने आईडी कार्ड की एग्जांपल दी थी कि हमारे जो आईडी कार्ड होते हैं ना, इसके अंदर एंड पे एक एक्स्ट्रा डिजिट होता है जो कि कुछ मीनिंग दे रहा है हमें, मीनिंग दे रहा है हमें। जैसे कि अगर वो आईडी कार्ड का, आपके आईडी कार्ड का लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो इसका मतलब आप मेल हैं। अगर आपके आईडी कार्ड का लास्ट डिजिट वो इवन है 024 तो इसका मतलब क्या है? फीमेल है, वो फीमेल के कार्ड शो कर रहा था। तो इससे अगर फर्ज कीजिए कोई जासूस आ गया इंडिया का, उसे हमारी कोडिंग का नहीं पता है, हमने उसे आईडी कार्ड नंबर पूछा, उसने गलत बताया है, वो मेल और एंड पे इवन बता दे, पकड़ा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। तो चेक डिजिट का काम यही होता है कि एंड पे कोड नंबर होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वेरीफाई करता है कि आपका ओरिजिनल कोड ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट हमने डिस्कस कर दिया था, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सुन लें। बहुत आसान एग्जांपल कह रहा है, फर्ज कीजिए आपका कोड कोई भी है, जैसे ओरिजिनल कोड आपका 5 डिजिट है तो छठा डिजिट कौन सा होगा? चेक डिजिट। ओरिजिनल कोड आपका जो बेसिक कोड है वो 4 डिजिट है तो पांचवा डिजिट कौन सा होगा? चेक डिजिट। चेक डिजिट कैसे कैलकुलेट होता है ये सुन लीजिए। पहले तो चेक डिजिट के बारे में एक चीज से, चेक डिजिट हो क्या सकता है? क्या चेक डिजिट कोई भी नंबर हो सकता है? पहला सवाल। नहीं, ये डिपेंड करता है मॉड्यूलस सिस्टम के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? अगर मॉड्यूलस सिस्टम 11 का है, अगर मॉड्यूलस सिस्टम है 2, जिसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं 2, तो आपका जो चेक डिजिट है उसमें 2 ही नंबर हो सकते हैं, या तो 0 या 1, 2 नहीं होगा। अगर आपका मॉड्यूलस सिस्टम है फर्ज कीजिए 5, तो आपका जो चेक डिजिट है वो कौन कौन सा हो सकता है? वो 5 नंबर हो सकते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और अगर मॉड्यूलस 11 है, मॉड्यूलस क्या है? सिस्टम 11 का, तो आपके डिजिट कितने हो सकते हैं? 11। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 को 1, 0, 10 नहीं लिखना, x लिखते हैं ताकि वो सिंगल रहे। चेक डिजिट सिंगल होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये बहुत आसान। आप जिस कोड का चेक डिजिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं 2, 3, 4, 6, 7, उसको आपने कॉलम फॉर्म में लिख देना है 2, 3, 4, 6, 7 और अगला डिजिट x आ जाएगा जो आपका चेक डिजिट है लास्ट कैलकुलेट करना। और फिर यहां से फिर उसको नंबर साइन करना शुरू कर दे, वेट बोलते हैं इसको, वेट 1 से शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। मुश्किल तो नहीं है। कोड को आपने वर्टिकल लिख दिया और फिर बैकवर्ड 1, 2, 3, बैकवर्ड चलना, ऊपर से नहीं चलना 1, 2, 3, मतलब यहां से पहले कोड लिखा फिर वापस यू शेप बना के 1, 2, 3 मल्टीप्लाई कर दे, 2 6 12, 3 5 15, 4 4 16, ब्ला 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 ब्ला। जब एंड पे आ जाए तो आपने देखना टोटल कितना बनता है। यहां पे टोटल बनता है 75। अब आपका डिजिट कैलकुलेट हो गया। चेक डिजिट कैसे हुआ सुन लें। मॉड्यूलस सिस्टम कौन सा है? उसने बताया है 11। तो आपने टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है, उर्दू में कहते हैं पहाड़ा, पंजाबी में कि 11 का मॉड्यूलस है, मतलब 11 का पहाड़ा पढ़ना है कि 75 से अगला डिविजिबल नंबर कौन सा आएगा इसका। जैसे 11 5 55, 11 6 66, वो 75 से नीचे है। 11 7 77, 75 से बाद वाला है। 75 यहां तक का डिजिट का सम है। तो अब आपने डिसाइड करना है भाई इसमें क्या चीज ऐड करे तो वो मल्टीपल में डिविजिबल हो जाएगा। 2 ऐड करें तो हमारा चेक डिजिट क्या होगा? 2। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट चेक डिजिट। स्टेप नंबर 1, ओरिजिनल डिजिट को
कॉलम फॉर्म में लिखें। स्टेप नंबर 2 वेट, स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई करें, स्टेप नंबर 4 रिमाइंडर कैलकुलेट करें कि वो मॉड्यूलस का जो नंबर है उस पर डिविजिबल हो जाए सम। रिमाइंडर कर भाई, कुछ समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अगर समझ आया तो मुझे बताइए, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेट चेक डिजिट ऑफ बेसिक 4 डिजिट कोड दैट इज 5614 इन मॉड्यूलस 11 सिस्टम। मॉड्यूलस 11 है तो कैलकुलेट कीजिए जरा। मॉड्यूलस कौन सा है? 11। बेसिक कोड कौन सा है? 5614। 5614 और लास्ट डिजिट हमारा क्या है? चेक डिजिट x। अब क्या करना है हमने? वेट 1 2 3 4 5, फिर मल्टीप्लाई करें। 5 5 25 6 चौका 24 3 4 2 8। अब एंड पे क्या करना है? हाँ, अब जरा देखिए सम कितना बनता है। 25 और 24 49, 50 51 52 8 60। मॉड्यूलस 11 है, यहां पे है सारी गेम। अब 11 का पहाड़ा हमने पढ़ना है कि 60 से ऊपर जाए, वेरी नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? 66 यार, अच्छी का 66, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है अब चेक डिजिट कितना हो कि वो डिविजिबल हो जाएगा? 6। तो ये हमारा चेक डिजिट आ गया और हमारा रिवाइज्ड कोड, न्यू कोड क्या आया? ये 6 है इधर आके, ये जाहिर है 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी x सब 6 बन गया। हमारा रिवाइज्ड कोड क्या होगा? 56146। यानी मॉड्यूलस 11 में अगर बेसिक कोड आपका 5614 है तो चेक डिजिट क्या होगा? 6। कुछ समझ आया? नहीं आया? सेम क्वेश्चन अगर मॉड्यूलस 8 सिस्टम में हो। मॉड्यूलस क्या? 8। अब चेक करें जरा, देखते हैं मॉड्यूलस 8। आप पहले करते हैं कि हम करते हैं? 5614x, फिर 1 2 3 4 5, फिर क्या था? 5 25 6 चौका 24 3 3 4 2 8 49 60। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 60 के बाद जो वेरी नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है। अब ये क्या होगा? 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 64 64। तो 60 सम ऑलरेडी है, कितने ऐड करेंगे तो वो 64 पे हो जाएगा डिवीजन 4। तो हमारा चेक डिजिट क्या आया? 4। और न्यू कोड क्या हो गया? 561 डन जी। मे भी एमसीक्यूज में, छोटा सा क्वेश्चन है, मे भी एमसीक्यूज में पूछ ले। इसका आंसर भी पहले का 6 और दूसरे का 4 चेक कर लेते हैं। हाँ यही है। ओके, 2 कंसेप्ट हो गए दोनों। टूल्स याद हो गए? फिर सोचना है कौन से टूल्स थे। अगर हमने 100% टेस्टिंग करनी हो कौन सा टूल बेहतर है? ऑडिटर। ऑडिटर स्पेसिफिक एग्जांपल बताएं ना, सिर्फ कैटेगरी ना बताएं। ACL, आइडिया, ठीक है जी। और अगर हमारा डाटा ऐसा है जो मैसी डाटा है, उसके ऊपर हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। मैसी डाटा, हर तरह की चीज उसमें डाटा है, कोई तरतीब से नहीं है। क्या उसके लिए SQL एप्रोप्रिएट है? SQL नहीं, ठीक है। उसके लिए हमारे लिए फिर क्या पॉसिबल है, क्या है सूटेबल? पाइथन। ऑटोमेशन के लिए कौन से टूल्स है? एक्सेल और RPA, शाबाश। और प्रेजेंटेशन के लिए कौन से टूल्स है? नहीं, स्प्लंक नहीं है, वो तो सिक्योरिटी टूल है। प्रेजेंटेशन के लिए डैशबोर्ड्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास टूल्स हैं पावर BI और टैब्ल्यू। चलिए अब चलते हैं हम आगे। हाँ वो इधर देखा, छोटा तीसरा और आखिरी कंसेप्ट जो कि क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की डेफिनेशन। ये बच्चे कह रहे थे सर वॉल्यूम 1 में नहीं, अलग वॉल्यूम 2 में है, एक क्वेश्चन में है। उन्होंने कहा फिर भी सर एक्सप्लेन कर दें। नो प्रॉब्लम। फ्रेमवर्क क्या होता है? वो रूल जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। फ्रेमवर्क 2 तरह के हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क।
कंप्लायंस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, क्या भैया रूल्स लिखे हैं उनको कंप्लाई करे, ना कोई चीज ऐड करनी है, ना रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, ना लेस करनी है, जो जैसा लिखा है वैसा अप्लाई करना है, यह कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है कि रूल्स को कंप्लाई करें, लेकिन अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए, क्या हाई प्रॉफिट अचीव करने के लिए नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, फेयर रिप्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए कोई एडिशनल डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना जरूरी हो तो वो भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर। और अगर कोई एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करना हो तो भी कर सकते हैं। यानी ये पॉइंट बता रहा है कि कोई ज्यादा चीजें करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ये पॉइंट बता रहा है कम चीजें करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए। तो अगर आपके फ्रेमवर्क ने इस बात की इजाजत दी हो कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर कर सकते हैं, क्या एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर कर सकते हैं टू अचीव फेयर रिप्रेजेंटेशन, तो इसको क्या कहेंगे, फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। और अगर फ्रेमवर्क में लिखा हो कि नहीं आप कुछ भी सिर्फ रूल को फॉलो करना है, अपनी तरफ से कोई चाहे आपके ख्याल में एडिशनल डिस्क्लोजर से या डिपार्चर से प्रेजेंटेशन फेयर होती हो, उसके बावजूद भी आपने ये काम नहीं करने, अगर फ्रेमवर्क में ये पाबंदी हो तो फिर वो कौन सा फ्रेमवर्क होगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे IFRS है ना, वो काउंटिंग पॉलिसी वगैरह को चेंज करने की इजाजत देता है, इसलिए वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। टैक्स वाले रूल्स को चेंज करने की इजाजत नहीं देते। टैक्स कौन सा फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है जी, ये कुछ कंसेप्ट्स थे, 3 कंसेप्ट्स थे। मेजर आज का था हमारा वो IT टूल्स वाला, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया चेक डिजिट की कैलकुलेशन, उसके बाद हमने फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तकरीबन लगभग आधे घंटे का लेक्चर बन गया। आपने इसको बस एक दफा देख लेना है, बस और कुछ नहीं करना। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।